CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश। पृष्ठ 187, अध्याय 8, रचनाओं के साथ खेलना। 8.1 कलाकृति। यहां दी गई रचनाओं का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए और मुक्त हस्त यानी फ्री हैंड द्वारा इन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। आपके लिए 5 अलग अलग आकृतियां दी गई हैं। आकृति 8.1 में 5 अलग अलग रचनाएं आपके लिए दी गई हैं। पृष्ठ 188। अब अपने हाथों में एक प्रकार यानी कंपास और रूलर यानी स्केल लीजिए। आइए जानें कि क्या हम इन उपकरणों की सहायता से इन आकृतियों को बना सकते हैं। आइए उससे पहले हम प्रकार से परिचित होते हैं। प्रकार किस प्रकार बना है अवलोकन कीजिए। प्रकार की सहायता से हम क्या क्या बना सकते हैं पता लगाइए। क्या आप वक्रों के विषय में जानते हैं? ये सभी पेंसिल द्वारा कागज पर बनाई गई आकृतियां हो सकती हैं। इनमें सरल रेखाएं, वृत्त तथा अन्य आकृतियां सम्मिलित हैं, जैसा यहाँ चित्र में बताया गया है। यहाँ चित्र में 5 अलग अलग आकृतियां दी गई हैं। कागज पर एक बिंदु P अंकित कीजिए। फिर बिंदु P से 4 सेंटीमीटर दूरी पर विभिन्न दिशाओं में जितने संभव हों उतने बिंदुओं को अंकित कीजिए। सोचिए, बिंदु P से 4 सेंटीमीटर दूरी पर अंकित सभी बिंदुओं की कल्पना कीजिए। वे कैसे होंगे? इसे बनाने का प्रयास कीजिए और वक्र रेखा के कुछ बिंदु लेकर जांचिए कि वक्र रेखा पर अंकित बिंदु सही हैं। क्या वे P से ठीक 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं? पता लगाइए। यदि अभी तक आपने ऐसा नहीं किया है तो ध्यान दीजिए कि क्या प्रकार इस कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए प्रकार की सहायता से बिंदु P से 4 सेंटीमीटर दूरी पर कुछ बिंदु अंकित कीजिए। दाहिनी ओर एक चित्र दिया गया है जिसमें ये बताया गया है। चित्र में बिंदु P से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु Q और बिंदु R बनाए गए हैं। ये किस प्रकार किया जा सकता है? पृष्ठ 189। आप एक प्रकार को रूलर यानी स्केल के साथ इस प्रकार खोलिए कि प्रकार एवं पेंसिल की नोक रूलर पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हों, जैसा आकृति 8.2 में बताया गया है। अब प्रकार से पूरा वक्र बनाने का प्रयास कीजिए। संकेत: प्रकार की नोक को स्थिर रखिए तथा केवल पेंसिल को घुमाइए। इस वक्र का आकार कैसा है? ये एक वृत्त है। इस वृत्त पर एक बिंदु लीजिए। P से इस बिंदु की दूरी क्या होगी? 4 सेंटीमीटर के बराबर या 4 सेंटीमीटर से कम या 4 सेंटीमीटर से अधिक? इसी प्रकार P तथा वृत्त पर एक अन्य बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी? जैसा कि यहाँ दी गई आकृति में बताया गया है, बिंदु P वृत्त का केंद्र कहलाता है। केंद्र और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी इसकी यानी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। आकृति 8.2 में ये करके बताया गया है। प्रकार को रूलर यानी स्केल की मदद से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर खोला गया है और दूसरे चित्र में बिंदु P से एक वृत्त बनाया गया है जहां केंद्र और त्रिज्या भी समझाए गए हैं। प्रकार के प्रयोग का पता लगाने के बाद आगे बढ़ें और चित्र 8.1 में दिए गए चित्रों को पुनः बनाएं। क्या आप इन आकृतियों को वहां दिखाई गई आकृतियों के समान बना सकते हैं? यदि आप चाहते हैं तो पुनः प्रयास कीजिए। क्या उपकरणों का प्रयोग रचना को और आसान बनाता है? अब अग्रलिखित आकृतियों को बनाने का प्रयास कीजिए। पृष्ठ 190। रचना कीजिए। 1. एक व्यक्ति। आप इसे कैसे बनाएंगे? यहाँ एक चित्र दिया गया है।
इस आकृति के दो घटक हैं जो आगे बताए गए हैं। पहले भाग को बनाने के लिए आपने तरीका खोज लिया होगा। दूसरा भाग बनाने के लिए इसे समझिए। यहाँ दूसरा भाग बनाना समझाया गया है। यहाँ चुनौती ये है कि प्रकार के सिरे को कहाँ रखा जाए और इस वक्र को बनाने के लिए कितनी त्रिज्या लेनी होगी। प्रकार में एक त्रिज्या निश्चित करके प्रकार के सिरे को अलग अलग स्थान पर रखकर देखिए कि किन बिंदुओं से हमें वक्र प्राप्त होगा। पृष्ठ 191। प्रकार की नोक को कहाँ रखना है इसका अनुमान लगाएं। 2. तरंगित तरंग यानी लहर। ये बनाइए। आपके लिए एक आकृति यहां दी गई है। चूंकि केंद्रीय रेखाखंड की लंबाई निर्दिष्ट नहीं है, इसलिए हम इसे किसी भी लंबाई का ले सकते हैं। हम ए बी को एक केंद्रीय रेखाखंड के रूप में लेते हैं, जहां ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है। यहां पहली लहर को अर्धवृत्त के रूप में खींचा गया है। ये पूरी प्रक्रिया दो चित्रों की सहायता से यहां समझाई गई है। पहले चित्र में प्रकार की लंबाई अपनी मर्जी से आप स्थापित कर सकते हैं। दूसरे चित्र में प्रकार के द्वारा एक अर्धवृत्त बनाया गया है जो इस रेखाखंड ए बी पर बिंदु ए और एक्स बनाता है। रेखाखंड ए बी की लंबाई 8 सेंटीमीटर बताई गई है। आइए पता लगाएं। 1. ये अर्धवृत्त बनाने के लिए प्रकार में कितनी लंबाई की त्रिज्या रखनी होगी? AX की लंबाई क्या होनी चाहिए? 2. भिन्न लंबाई की एक केंद्रीय रेखा यानी खंड लीजिए तथा इस पर लहर बनाने का प्रयास कीजिए। 3. उन आकृतियों को पुनः बनाएं जहां लहरें अर्धवृत्त से छोटी हैं, जैसा कि पिछले पृष्ठ पर दी एक व्यक्ति के गले की आकृति में बताया गया है। यहां चुनौती ये है कि दोनों लहरें समान हों। ये कठिन हो सकता है। पृष्ठ 192। 3. आंखें। आप प्रकार की सहायता से यहां दी गई आंखें कैसे बनाएंगे? चित्र में 2 आंखें दी गई हैं। संकेत के लिए इस अध्याय के अंत में दिए गए हैं। रूलर यानी स्केल और प्रकार की सहायता से अपनी पसंद की कोई अन्य कलाकृति बनाइए। 8.2 वर्ग और आयत। आइए कुछ मूल आकृतियों पर ध्यान दें जिनकी सीमा सरल रेखाओं से बनी है। आकृति 8.3 में 5 ऐसी अलग अलग आकृतियां दी गई हैं। ये आकृतियां कैसी हैं? हाँ, ये हमारे परिचित वर्ग और आयत हैं, परंतु इन्हें वर्ग या आयत क्या बनाता है? माना ये आयत ABCD है, जैसा कि आकृति 8.4 में बताया गया है। बिंदु A, B, C और D आयत के शीर्ष बिंदु हैं। रेखाएं यानी रेखाखंड AB, BC, CD और DA इसकी भुजाएं हैं। कोण A, कोण B, कोण C और कोण D इसके कोण हैं। नीली भुजाएं AB और CD इसकी सम्मुख भुजाएं कहलाती हैं क्योंकि वे एक दूसरे के सम्मुख स्थित हैं, जैसा आकृति में बताया गया है। पृष्ठ 193। इसी प्रकार AD और BC सम्मुख भुजाओं का दूसरा युग्म है। ये भी आकृति से साफ है। याद कीजिए, एक आयत में R1 सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती हैं और R2 सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। जैसा कि आयतों के संदर्भ में किया है, वर्ग के लिए भी कोणों और भुजाओं को उसी प्रकार परिभाषित किया गया है। एक वर्ग इन 2 गुणों को संतुष्ट करता है। S1 सभी भुजाएं समान होती हैं और S2 सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। आकृति 8.4 में आयत पर ध्यान दीजिए।
इसका नाम ABCD दिया गया है। इस आयत को नामित करने के और भी तरीके जैसे BCDA, CDAB, DABC, ADCB, DCBA, CBAD और BADC हैं। तो क्या एक आयत का नाम उसके कोनों के लेबलों के किसी भी संयोजन का उपयोग करके रखा जा सकता है? नहीं। उदाहरण के लिए इसे ABDC या ACBD से नामित यानी नामकरण नहीं किया जा सकता। क्या आपने ध्यान दिया कि कौन से नाम मान्य हैं और कौन से मान्य नहीं हैं? एक वैध नाम में आयत के कोनों का क्रम किसी भी कोने से शुरू होकर आयत के चारों ओर एक ही दिशा में बना रहता है। इनमें से कौन सा नाम चित्र में दिए गए वर्ग के लिए मान्य नहीं है? यहाँ चित्र में एक वर्ग दिया गया है जिसके शीर्ष बिंदु हैं S, P, R, Q। 1 PQSR, 2 SPQR, 3 RSPQ, 4 QRSP। घुमाए गए वर्ग और आयत। यहाँ दिए चित्र में एक वर्गाकार कागज का टुकड़ा दिया गया है जिसकी सभी भुजाएं बराबर लंबाई की हैं और सभी कोण 90 डिग्री के बराबर हैं। इसे चित्र में समझाए अनुसार घुमाया जाता है। दूसरे चित्र में ये साफ हुआ। क्या ये अब भी एक वर्ग है? आइए जांचें कि क्या ये अभी भी वर्ग के गुणों को संतुष्ट करता है। क्या अब भी इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं? हाँ। क्या अब भी सभी कोणों की माप 90 डिग्री है? हाँ। पृष्ठ 194। वर्ग को घुमाने पर इसकी भुजाओं की लंबाई तथा कोणों के माप नहीं बदलते, इसलिए ये घुमाई हुई आकृति वर्ग के दोनों गुणों को संतुष्ट करती है, अतः ये अब भी एक वर्ग है। इसी तर्क के आधार पर एक घुमाया गया आयत भी आयत ही रहता है। दाहिनी ओर के चित्र में एक घुमाया हुआ आयत दिया गया है। आइए पता लगाएं। 1 डॉट पेपर पर एक आयत और 4 वर्गों का प्रारूप खींचिए जैसा आकृति 8.3 में समझाया गया है। आकृति को पुनः इस प्रकार बनाने के लिए कि चारों वर्ग सममित रूप से आयत के चारों ओर रखे जाएं, आप क्या करेंगे? अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। 2 पहचानिए कि क्या इस संग्रह में कोई वर्ग है। यदि आवश्यकता हो तो मापन का प्रयोग कीजिए। यहाँ डॉट पेपर पर A, B, C और D 4 अलग अलग आकृतियां दी गई हैं। सोचिए, उपरोक्त आकृति में बिना मापन उपकरणों को प्रयोग किए क्या ये बताना संभव है कि भुजाएं बराबर हैं या नहीं, कोण समकोण हैं या नहीं? क्या हम ये केवल डॉट पेपर में शीर्षों की स्थिति देखकर ज्ञात कर सकते हैं? 3 डॉट पेपर पर कम से कम 3 घुमाए गए वर्ग और 3 घुमाए गए आयत खींचिए। उन्हें इस प्रकार खींचिए कि उनके कोने डॉट पेपर के डॉट्स यानी बिंदु पर हों। जांच कीजिए कि आपने जो वर्ग और आयत बनाए हैं वे उनके संगत गुणों को संतुष्ट करते हैं या नहीं। पृष्ठ 195। 8.3 वर्ग और आयत की रचना। अब हम वर्ग और आयत की रचना करना शुरू करेंगे। आप 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग की रचना कैसे करेंगे? सहायता के लिए आप यहाँ दी गई आकृतियों पर ध्यान दे सकते हैं। 6 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग PQRS बनाया गया है। इसे बनाने की विधि यहाँ 3 अलग अलग चरणों में चित्र द्वारा समझाई गई है। चरण 1 में रेखाखंड PQ की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। चरण 2 में आपको P से होकर PQ पर लंब खींचने के लिए एक बिंदु चिन्हित करना है। चरण 3 जो कि विधि 1 समझाता है,
उसमें रूलर का उपयोग करके लंब पर एस इस प्रकार अंकित करें कि पी एस की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो, जैसा चित्र में बताया गया है। विधि 2, ये प्रकार की सहायता से भी किया जा सकता है। पृष्ठ 196। पहले चित्र में रूलर और प्रकार की मदद से इच्छित लंबाई ली गई है। दूसरे चित्र के हिसाब से क्या आप समझ सकते हैं कि पी एस की लंबाई 6 सेंटीमीटर क्यों होनी चाहिए? यहाँ पी क्यू की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, प्रकार की नोक पी पर है और अगला बिंदु एस पर लगाया गया है। चरण 4, रेखाखंड पी क्यू पर क्यू से होकर जाने वाला लंब खींचें। ये यहाँ आगे दिए चित्र में समझाया गया है। चरण 5, यदि हमने प्रकार का प्रयोग किया होता तो अगला बिंदु आसानी से चिन्हित किया जा सकता था। अगले चित्र द्वारा इसे समझा जा सकता है। रेखाखंड पी क्यू पर प्रकार की नोक को पी पर रखकर आर बिंदु लगाया गया। उसके बाद प्रकार की नोक को क्यू पर रखकर एस का बिंदु लगाया गया। चरण 6, यहाँ दिए चित्र के हिसाब से बताइए कि भुजा आर एस की लंबाई कितनी है तथा कोण आर एवं कोण एस की माप क्या है। यहाँ भी रेखाखंड पी क्यू की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। वही लंबाई रेखाखंड पी आर और क्यू एस की भी है। पृष्ठ 197। रचना कीजिए। 1, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं वाले एक आयत की रचना कीजिए। रचना के बाद जांच कीजिए कि क्या ये आयत के दोनों गुणों को संतुष्ट करता है। 2 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत की रचना कीजिए। रचना के बाद जांच कीजिए कि क्या ये आयत के दोनों गुणों को संतुष्ट करता है। 3, क्या 4 भुजाओं वाली ऐसी आकृति की रचना करना संभव है जिसमें सभी कोण 90 डिग्री के बराबर हों परंतु सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं हों। 8.4 आयतों में एक खोज। एक आयत ए बी सी डी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर हो। एक ऐसे बिंदु एक्स की कल्पना कीजिए जिसे भुजा ए डी पर कहीं भी चिन्हित किया जा सकता है। इसी प्रकार एक ऐसे बिंदु वाई की कल्पना कीजिए जिसे भुजा बी सी पर कहीं भी ले जाया जा सकता है। ध्यान दीजिए कि एक्स को अंत्य बिंदु ए और डी पर भी रखा जा सकता है। इसी प्रकार वाई को अंत्य बिंदु बी और सी पर भी रखा जा सकता है। यहाँ आगे दिए चित्र में आयत ए बी सी डी पर ये बिंदु एक्स और वाई समझाए गए हैं। ए बी की लंबाई है 7 सेंटीमीटर और बी सी की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। यहाँ आगे 3 और चित्र दिए गए हैं जिनमें आयत ए बी सी डी पर बिंदु एक्स और बिंदु वाई के स्थान बदल दिए गए हैं। चित्र पर ध्यान दीजिए और इन्हें समझने का प्रयास कीजिए। पृष्ठ 198। किन स्थानों पर बिंदु एक्स और वाई परस्पर निकटतम होंगे? आपके अनुसार वे कब परस्पर अधिकतम दूरी पर होंगे? आपका सहज ज्ञान क्या कहता है? अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। अब अपने अनुमानों के बिंदु एक्स और वाई को भुजाओं पर वास्तविक रूप में रखकर अपने अनुमानों का सत्यापन करें। मापिए वे कितने निकट या दूर हैं। एक्स और वाई के बीच की दूरी को रेखाखंड एक्स वाई की लंबाई मापकर ज्ञात किया जा सकता है। बिंदु एक्स और वाई के बीच की न्यूनतम दूरी की तुलना ए बी की लंबाई से किस प्रकार की जा सकती है? एक्स और वाई की स्थिति बदलें और जांचें कि क्या कोई अन्य स्थिति है जहां वे अपने निकटतम या अधिकतम दूर हैं। आप एक्स और वाई के विभिन्न स्थानों को लेकर इस आयत की अनेक प्रतिलिपियों की रचना कर सकते हैं, जैसा कि पिछले चित्र में समझाया गया है। एक्स और वाई की विभिन्न स्थितियों के लिए एक्स वाई की लंबाइयों का हिसाब आप कैसे रखेंगे? ऐसा करने की एक विधि ये है। मान लीजिए कि यहाँ एक्स और वाई की कुछ स्थितियां हैं जिन पर आप विचार कर चुके हैं। जब ए से एक्स की दूरी 5 मिलीमीटर है
तथा B से Y की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तब XY बराबर रिक्त स्थान सेंटीमीटर, रिक्त स्थान मिलीमीटर है। जब A से X की दूरी 1 सेंटीमीटर है तथा B से Y की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तब XY बराबर रिक्त स्थान सेंटीमीटर, रिक्त स्थान मिलीमीटर है। जब A से X की दूरी 2 सेंटीमीटर है तथा B से Y की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तब XY बराबर रिक्त स्थान सेंटीमीटर, रिक्त स्थान मिलीमीटर है, तथा आगे भी। क्या इसे लिखने की कोई संक्षिप्त विधि है? हम जानते हैं कि इन सभी वाक्यों में केवल X और Y की स्थितियां तथा XY की लंबाइयों में परिवर्तन हो रहे हैं, अतः हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ एक सारणी दी गई है जिसमें 3 स्तंभ यानी कॉलम हैं। स्तंभ 1 A से X की दूरी, स्तंभ 2 B से Y की दूरी, स्तंभ 3 XY की लंबाई। रिक्त स्थानों में सही उत्तर भरिए। पृष्ठ 199। क्या आपने ये जांचा कि जब X और Y को क्रमशः A और B से समान दूरी पर रखते हैं तब XY की लंबाई क्या होती है? उदाहरण के लिए जैसा कि यहाँ दी गई स्थितियों में होता है। यहाँ फिर से वही सारणी दी गई है। A से X की दूरी 5 मिलीमीटर, B से Y की दूरी 5 मिलीमीटर, XY की लंबाई रिक्त स्थान। A से X की दूरी 1 सेंटीमीटर, B से Y की दूरी 1 सेंटीमीटर, XY की लंबाई रिक्त स्थान। A से X की दूरी 1 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, B से Y की दूरी 1 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, XY की लंबाई रिक्त स्थान, और आगे इसी प्रकार। इनमें से प्रत्येक स्थिति का अवलोकन कीजिए। 1. AB की लंबाई की तुलना में XY की लंबाई कैसे है, तथा 2. 4 चतुर्भुजीय आकृति ABYX का आकार। X और Y के बीच अधिकतम दूरी को AC या BD की लंबाई से कैसे तुलना करेंगे? रचना कीजिए। आयतों को तोड़ना। एक ऐसे आयत की रचना कीजिए जिसे 3 समरूप वर्गों में विभाजित किया जा सके। ऐसा यहाँ आकृति में दिया गया है। हल। यदि ये कठिन प्रतीत होता है तो आइए इस समस्या को सरल करने का प्रयास कीजिए। खोजिए, क्या आप ऐसे आयत की रचना कर सकते हैं जिसे 2 समरूप वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? क्या आप ये प्रयास कर सकते हैं? ये बुद्धिमानी होगी कि पहले योजना बनाई जाए और फिर रचना की जाए। परंतु हम योजना कैसे बनाएं? क्या इसके विषय में आप कोई तरीका सोच सकते हैं? एक तरीका ये है कि अंतिम आकृति का एक कच्चा चित्र बनाकर उसकी कल्पना की जाए। पृष्ठ 200। यहाँ पृष्ठ के ऊपरी हिस्से में एक आकृति दी गई है जिसके शीर्ष बिंदु हैं A, C, D, F। इस आयत को बीच से 2 हिस्सों में बांटा गया है और जो नए बिंदु बने हैं वे हैं B और E। इस आकृति से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? क्या आप समान भुजाओं की पहचान कर सकते हैं? चूंकि दोनों वर्ग समरूप हैं, इसलिए AB बराबर BC और FE बराबर ED है। चूंकि ABEF और BCDE वर्ग हैं, इसलिए इन वर्गों में से प्रत्येक की सभी भुजाएं समान हैं। इसे ऐसे रूप में लिखा जाता है: AF बराबर AB बराबर BE बराबर FE, BE बराबर BC बराबर CD बराबर ED। अतः सभी छोटे रेखाखंड समान हैं। समान भुजाओं को दर्शाने के लिए एक परिपाटी का अनुसरण किया जाता है। ऐसा इन भुजाओं पर एक चिन्ह अंकित करके किया जाता है। ऊपर दी हुई कच्ची यानी रफ आकृति पर ध्यान दीजिए। उपरोक्त विश्लेषण द्वारा क्या आप इसकी रचना करने का प्रयास कर सकते हैं?
याद रखिए, आपको ऐसे आयत की रचना करने के लिए कहा गया है जिसे 3 समरूप वर्गों में विभाजित किया जा सके तथा इसके लिए कोई मापन नहीं दिए गए हैं। आयत ACDF बनाने में AF को कोई भी लंबाई निर्दिष्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हम यदि AF बराबर 4 सेंटीमीटर निर्दिष्ट करते हैं तो AC की लंबाई क्या होनी चाहिए? खोजिए, क्या अब आयत को पूरा किया जा सकता है? वस्तुतः हम रूलर से AF की लंबाई को मापे बिना ही AF खींचकर रचना प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद हम AF पर एक लंब इस प्रकार खींच सकते हैं जो दूसरी भुजा को समाहित करने के लिए पर्याप्त लंबी हो। क्योंकि AB बराबर AF है, इसलिए हमें उपरोक्त लंब पर AF के बराबर की लंबाई काटनी है, जिससे हमें बिंदु B प्राप्त होगा। बिना रूलर के हम ये कार्य कैसे करते हैं? क्या ये कार्य प्रकार का उपयोग करते हुए किया जा सकता है? पृष्ठ 201। अवलोकन करें कि प्रकार का प्रयोग कर किस प्रकार AF की लंबाई मापी जाती है। ये यहाँ दिए गए 2 चित्रों में समझाया गया है। दोनों चित्रों में प्रकार की नोक A पर ही है। AF की लंबाई की दूरी दूसरे चित्र में हमें बिंदु B देती है। इसका उपयोग B और C बिंदुओं को अंकित करने के लिए कीजिए तथा आयत को पूरा कीजिए। इस विचार के साथ एक आयत बनाने का प्रयास कीजिए जिसे 3 समान वर्गों में विभाजित किया जा सके। उस आयत की भुजाओं की लंबाई बताइए जिसे इनमें विभाजित नहीं किया जा सकता है। 2 समरूप वर्ग, 3 समरूप वर्ग। रचना कीजिए। 1. एक आयत के अंदर वर्ग 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत की रचना कीजिए, जैसा यहाँ नीचे दिए चित्र में बताया गया है। इस आयत के अंदर आप नीचे दी आकृति में समझाए अनुसार एक वर्ग की रचना किस प्रकार करेंगे जिससे कि ये वर्ग आयत के ठीक बीचों बीच रहे? पृष्ठ 202। संकेत: एक कच्ची यानी रफ आकृति खींचिए। इस वर्ग की भुजा क्या होगी? बाहरी आयत और वर्ग के कोनों के बीच में कितनी दूरी होगी? 2. गिरते हुए वर्ग। यहाँ 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं। दोनों में हमें गिरते हुए वर्ग समझाए गए हैं। पहले चित्र में प्रत्येक 4 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। सुनिश्चित करें कि वर्ग उसी तरह संरेखित हों जिस तरह वे यहाँ समझाए गए हैं। अब ये प्रयास कीजिए। दूसरे चित्र में 3 वर्ग ऐसे ही गिरते हुए समझाए गए हैं, परंतु यहाँ वर्ग की भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। पहला वर्ग 3 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, दूसरा 5 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है और तीसरा 7 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। 3. छायांकन। दी गई आकृति को बनाइए। दाहिनी ओर एक आकृति दी गई है। अपनी इच्छा से मापन चुनिए। ध्यान दीजिए कि बड़ी चतुर्भुजीय आकृति एक वर्ग है तथा इसी प्रकार छोटी आकृतियां भी वर्ग हैं। चित्र में एक बड़ी चतुर्भुजीय आकृति में कुछ छोटी वर्ग आकृतियां दी गई हैं। कुछ हिस्से को छायांकित भी किया गया है। पृष्ठ 203। 4. वर्ग जिसके अंदर छेद है। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें एक वर्ग के अंदर एक छेद है। ध्यान दें कि वृत्ताकार छेद वर्ग के ठीक बीचों बीच है। संकेत: सोचिए कि वृत्त का केंद्र कहाँ होना चाहिए। 5. अधिक छेदों वाले वर्ग। यहाँ दी गई आकृति में 4 वर्ग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सभी में छेद हैं। 6. वक्रों वाला वर्ग। यहाँ आकृति पर ध्यान दीजिए। ये 8 सेंटीमीटर की भुजा का एक वर्ग है। उसमें 4 अलग अलग वक्र समझाए गए हैं। संकेत: सोचिए कि प्रकार के नुकीले सिरे को कहाँ रखा जाए ताकि चारों चाप यानी आंख
प्रत्येक भुजा से समान रूप से उभरें। प्रयत्न कीजिए। 8.5 आयतों और वर्गों के विकर्णों की खोज करना। एक आयत PQRS पर विचार कीजिए। यहां दाहिनी ओर चित्र में यह आयत दिया गया है। PR और QS को मिलाइए जैसा कि चित्र में बताया गया है। ये दोनों रेखाखंड इस आयत के विकर्ण यानी डायगोनल्स कहलाते हैं। विकर्णों की लंबाइयों की तुलना कीजिए। पहले पूर्वानुमान लगाइए, फिर आकृति में दिखाए अनुसार बिंदुओं को अंकित करते हुए आयत बनाकर विकर्णों को मापिए। पृष्ठ 204। आयत PQRS में P और R पर बने समकोणों को सम्मुख कोण यानी ऑपोजिट एंगल्स कहा जाता है। सम्मुख कोणों के अन्य युग्म Q और S पर बने हैं जैसा कि चित्र में बताया गया है। ध्यान दीजिए कि एक विकर्ण सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म के कोणों को दो छोटे कोणों में विभाजित करता है। दी गई आकृति में विकर्ण PR कोण R को दो छोटे कोणों में विभाजित करता है जिन्हें G और H कहा गया है। यही विकर्ण कोण P को कोणों C और D में भी विभाजित करता है। क्या G और H बराबर हैं? क्या C और D बराबर हैं? पहले पूर्वानुमान लगाइए, फिर कोणों को मापिए। आप क्या देखते हैं? उन कोण युग्मों की पहचान कीजिए जो बराबर हैं। खोजिए। एक आयत की रचना किस प्रकार करें कि विकर्ण सम्मुख कोणों को बराबर भागों में विभाजित करे? आप अपने प्रेक्षणों को किस प्रकार अंकित करेंगे? पहले उन मापदंडों यानी पैरामीटर्स की पहचान कीजिए जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वे आयत की भुजाएं हैं तथा दो विकर्णों द्वारा बनाए गए 8 कोण हैं। क्या कोई अन्य मापन भी हैं जिन पर आप अपना ध्यान देना चाहेंगे? यहाँ एक सारणी में 9 अलग अलग स्तंभ हैं। पहला स्तंभ भुजाएं बताता है। अगले 8 स्तंभ हैं A, B, C, D, E, F, G, H। अपने प्रयोग में क्या आपने उस स्थिति पर विचार किया था जिसमें आयत की चारों भुजाएं बराबर हैं? अर्थात क्या आपने एक वर्ग की स्थिति पर विचार किया था? देखिए कि इस विशिष्ट स्थिति में क्या होता है। कोणों और भुजाओं के संदर्भ में आपने कौन कौन से व्यापक नियम प्रेक्षित किए, उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए तथा अपने सहपाठियों से उनकी चर्चा कीजिए। कोई ये किस प्रकार सुनिश्चित कर सकता है कि जो भी नियम आपने देखे हैं वे सदैव सत्य होंगे? पृष्ठ 205। रचना कीजिए। 1। एक आयत की रचना कीजिए जिसमें एक विकर्ण सम्मुख कोणों को 60 डिग्री और 30 डिग्री के कोणों में विभाजित करता हो। हल। एक कच्ची यानी रफ आकृति से प्रारंभ करते हैं। यहाँ ये आकृति ABCD दी गई है। इसके भागों को किस क्रम में बनाया जा सकता है? हम संक्षिप्त रूप में रेखा चित्र के संभव क्रम को बनाते हैं। चरण 1। किसी AB रेखा को कल्पना के अनुसार खींचा गया है जैसा पहले चित्र में बताया गया है। अगला बिंदु क्या होगा जिसे अंकित करना है? ये चित्र 2 में समझाया गया है। पृष्ठ 206। चरण 2। चरण 2 में आकृति को आगे बढ़ाकर समझाया गया है। एक त्रिभुज का निर्माण हुआ है, त्रिभुज ABC। चरण 3। हम वो रेखा जानते हैं जिस पर बिंदु D स्थित है। AB पर बिंदु A से गुजरने वाली एक लंब रेखा बनाइए जैसा अगले चित्र में समझाया गया है। अब कोण A 2 कोणों में विभाजित किया गया है। एक कोण 60 डिग्री का है जैसा चित्र से साफ है। जांचिए कि दूसरा कोण क्या है। बिंदु D को ज्ञात करने की कम से कम 2 विधियां हैं। पहला, हम इस तथ्य का उपयोग कर सकते हैं कि आयत में सभी कोण समकोण होते हैं। दूसरा,
आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। पृष्ठ 207। चरण 4, विधि 1। यहां अगले चित्र पर गौर कीजिए, जहां दो कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री के समझाए गए हैं। BC पर बिंदु C से लंब रेखा खींचिए जिससे बिंदु D प्राप्त हो। विधि 2। यहां दो चित्रों में प्रकार के उपयोग से आकृति को बनाया गया है। प्रकार की सहायता से बिंदु D को इस प्रकार अंकित कीजिए कि AD बराबर BC हो। CD को मिलाइए ताकि वांछित आयत प्राप्त हो। हमने समझा कि जब आयत की भुजाएं दी होती हैं तो उसकी रचना कैसे की जाती है, लेकिन उस स्थिति में हम क्या करेंगे जब एक भुजा और एक विकर्ण दिया गया हो। पृष्ठ 208। 2। एक आयत की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। हल। आइए एक कच्ची यानी रफ आरेख खींचते हैं। दाहिनी ओर ये चित्र दिया गया है, आयत ABCD। आइए रचना के चरणों पर निर्णय लें। किस रेखा को सबसे पहले खींचा जा सकता है? चरण 1। 5 सेंटीमीटर की लंबाई वाले आधार CD की सरलता से रचना की जा सकती है, जैसा कि अगले चित्र में बताया गया है। अब आगे चरण 2। CD के बिंदु C पर लंबवत रेखा बनाइए। इसे हम रेखा L कहेंगे। अगले चित्र में ये साफ है। ये आसान है क्योंकि हम जानते हैं कि ये रेखा L आधार पर लंब होगी। बिंदु B इसी रेखा L पर कहीं स्थित होना चाहिए। हम इसका पता किस प्रकार लगाएंगे? B की स्थिति के बारे में हम और क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि ये D से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है। पृष्ठ 209। एक विधि ये है कि एक रूलर लिया जाए तथा उसे इस प्रकार घुमाया जाए कि रेखा L पर बिंदु D से 7 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु B प्राप्त हो जाए, परंतु इसके लिए प्रयास और त्रुटि विधि की आवश्यकता है। ऐसा करने की एक अन्य प्रभावशाली विधि है जिसमें प्रयास और त्रुटि विधि की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए D से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर वांछित बिंदु प्राप्त करने के स्थान पर आइए उन सभी बिंदुओं को प्राप्त करने का एक तरीका खोजें जो D से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। हम जानते हैं कि ये आकार क्या है। चरण 3, विधि 1। दिए गए चित्र पर ध्यान दीजिए। केंद्र D लेकर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए जैसा चित्र में बताया गया है। क्या आप यहां बिंदु B को निर्धारित कर सकते हैं? स्मरण कीजिए कि ये बिंदु D से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है तथा रेखा L पर स्थित है। उस बिंदु पर विचार कीजिए जहां ये वृत्त तथा रेखा प्रतिच्छेद करते हैं। इसकी बिंदु D से दूरी क्या है? यदि आवश्यकता हो तो अपनी आकृति की जांच कीजिए। आप क्या समझते हैं? वो बिंदु जहां वृत्त रेखा L को प्रतिच्छेद करता है, वही वांछित बिंदु B है। पृष्ठ 210। विधि 2। बिंदु B को निर्धारित करने के लिए क्या संपूर्ण वृत्त का खींचना आवश्यक था? हम समझ सकते हैं कि रेखा L के समीप केवल एक चाप खींचने की ही आवश्यकता है। नीचे दिए चित्र पर ध्यान दीजिए जिसमें यह समझाया गया है। अतः तीसरा चरण चित्र में समझाए अनुसार किया जा सकता है। आयत के तीनों बिंदुओं को चिन्हित करने के बाद हमें अब केवल इस आयत को पूरा करना है। स्मरण कीजिए कि हम पिछले प्रश्न में भी ऐसी ही स्थिति में थे। हमने यहां से आयत को पूरा करने की 2 विधियां देखीं। हम इनमें से किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। चरण 4। दिए गए चित्र पर ध्यान दीजिए। DC और BC पर लंब खींचिए जो क्रमशः बिंदुओं D और B से होकर जाएं।
जिस बिंदु पर ये रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं वो चौथा बिंदु ए है जो चित्र में समझाया गया है। जांच कीजिए कि क्या ए बी सी डी वास्तव में एक आयत है जो गुणों R1 तथा R2 को संतुष्ट करता है। पृष्ठ 211। रचना कीजिए। एक आयत की रचना कीजिए जिसमें एक विकर्ण सम्मुख कोणों को 50 डिग्री और 40 डिग्री में विभाजित करता हो। 2. एक आयत की रचना कीजिए जिसमें एक विकर्ण सम्मुख कोणों को 45 डिग्री और 45 डिग्री में विभाजित करता हो। आप इसकी भुजाओं के बारे में क्या देखते हैं? 3. एक आयत की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है और विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। 4. एक आयत की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर है और विकर्ण की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। 8.6 दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु। रचना कीजिए। घर। यहां दाहिनी ओर एक आकृति दी गई है। इस आकृति को पुनः बनाइए। ध्यान दीजिए कि उपरोक्त घर की सीमा यानी बॉर्डर को बनाने वाले सभी रेखाखंडों की लंबाई 5 सेंटीमीटर है जो चित्र से समझा जा सकता है। हल। पहला कार्य इसकी पहचान करना है कि रेखाओं और वक्रों को किस अनुक्रम में खींचा जाना है। चरण 1। यहां एक आकृति दी गई है जिसमें घर बनाने की शुरुआत की गई है। पृष्ठ 212। क्या आप इस आकृति को पूरा कर सकते हैं? प्रयास कीजिए। आकृति में DE की लंबाई 5 सेंटीमीटर, BD की लंबाई 5 सेंटीमीटर और CE की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। घर के दरवाजे की लंबाई यानी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर बताई गई है। हमें बिंदु A को निर्धारित करने की आवश्यकता है जो बिंदु B और बिंदु C से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। आपने अनुभव कर लिया होगा कि ये केवल रूलर के उपयोग से किया जा सकता है। हालांकि इसमें बहुत सारे प्रयास और त्रुटियां हो सकती हैं। इस रचना को सरल कैसे किया जा सकता है? यदि आपने ये अनुमान लगा लिया है कि ऐसा प्रकार के उपयोग से किया जा सकता है तो आप सही हैं। आगे बढ़िए तथा खोजिए कि किस प्रकार बिना प्रयास और त्रुटि के बिंदु A को निर्धारित किया जा सकता है। इस समस्या में बिंदु A को निर्धारित करने और पिछले भाग के दूसरे उदाहरण के हल के तीसरे चरण में बिंदु B को निर्धारित करने में एक समानता है। पृष्ठ संख्या 209 पर ध्यान दीजिए। चरण 2। यहां आकृति में घर का बनना आगे बढ़ा है और आकृति में एक बड़ा वृत्त भी सम्मिलित हो गया है। एक वक्र को खींचिए जिसके सभी बिंदु B से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। B केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए जैसा कि चित्र के हिसाब से सही है। क्या इससे बिंदु A को निर्धारित करने में सहायता मिलती है? रचना कीजिए तथा इस आकृति में खोज कीजिए। वृत्त पर स्थित वो बिंदु जिसकी C से दूरी 5 सेंटीमीटर है से बिंदु A निर्धारित किया जा सकता है। पुनः ये एक रूलर के उपयोग से किया जा सकता है, परंतु क्या हम इसके लिए एक प्रकार का भी प्रयोग कर सकते हैं? पृष्ठ 213। चरण 3। विधि 1। केंद्र C और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर लेकर प्रकार की सहायता से एक वृत्त खींचिए जैसा कि यहां चित्र में समझाया गया है। क्या आप बिंदु A को निर्धारित कर पाए? अपनी कॉपी पर इस आकृति को जांचिए। आपने क्या समझा? उस बिंदु पर ध्यान दीजिए जहां दोनों वृत्त प्रतिच्छेद करते हैं। ये बिंदु B से कितनी दूरी पर है? ये बिंदु C से कितनी दूरी पर है? अतः बिंदु A यहां स्थित है। सोचिए,
क्या बिंदु ए को प्राप्त करने के लिए दोनों वृत्तों को पूरा खींचना आवश्यक था? हमें केवल इन वृत्तों के भागों की ही आवश्यकता थी। विधि 2। अतः बिंदु ए और बिंदु बी और बिंदु सी से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की चापों को खींचकर भी प्राप्त किया जा सकता था, जिनकी त्रिज्या बिंदु बी और सी से 5 सेंटीमीटर थी। पृष्ठ 214। यहां पृष्ठ के ऊपरी हिस्से में यह प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और प्रकार का उपयोग समझाया गया है, जिसमें 2 चापें लगाई गई हैं और बिंदु ए हमें मिल गया है। ए को बी और सी से सरल रेखाओं द्वारा जोड़िए। बिंदु ए को प्राप्त करने के बाद बचे हुए चापों की रचना ही शेष है। हम इसे कैसे करेंगे? क्या हम इस तथ्य का उपयोग कर सकते हैं कि ए, बी और सी दोनों से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है? चरण 4। प्रकार में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लीजिए और ए से बी और सी को स्पर्श करते हुए चाप खींचें, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में समझाया गया है। प्रकार की नोक ए पर है और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की है। अब घर तैयार है। पृष्ठ 215। रचना कीजिए। 1। इससे बड़े एक घर का निर्माण कीजिए जिसकी सभी भुजाएं 7 सेंटीमीटर लंबी हों। 2. घर की रचना में सम्मिलित संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए सेक्शन कलाकृति से एक व्यक्ति, तरंगित लहर और आंखें का पुनः सृजन करने का प्रयास करें। 3. क्या 4 समान भुजाओं वाली एक आकृति बनाई जा सकती है जो वर्ग न हो? यदि ऐसी आकृति का अस्तित्व है तो क्या आप इसकी रचना कर सकते हैं? संकेत। ए. आंखें 8.1 कलाकृति एवं उपरोक्त रचना कीजिए। 2 से पृष्ठ संख्या 215 है। आकृति में रचना का एक भाग दिया गया है, इस पर ध्यान दीजिए। इसमें आप बहुत हल्के रंग के 2 क्षैतिज रेखाखंड पाएंगे। ज्यामितीय रचनाओं में हमें कुछ सहायक वक्र या आकृतियां बनानी होती हैं जो आकृति का अंश नहीं होते किंतु रचना में सहायक होते हैं। यहाँ नीचे आंखों की यह आकृति प्रकार के उपयोग से बनाई जा रही है। आंख के ऊपर और नीचे के वक्रों को बनाने की प्रक्रिया वही है जिसे आकृति एक व्यक्ति में प्रयोग किया गया था। बिंदु ए और बी वे स्थान हैं जहां प्रकार के सिरे को आंख के वक्रों को खींचते समय रखा जाता है। ध्यान रहे कि ऊपरी और निचले वक्र मिलकर एक सममित आकृति बनाएं। ऐसा करने के लिए इन बिंदुओं ए और बी को कहाँ रखा जाए या निर्धारित किया जाए, एक अनुमान लगाइए। पृष्ठ 216। आंखों को जितना संभव हो सममित और समरूप बनाने का प्रयास कीजिए। संभव है इसमें बहुत प्रयासों की आवश्यकता हो। बी. उपरोक्त रचना कीजिए। 3 से पृष्ठ संख्या 215 है। रचना के उद्देश्य से आइए हम भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। दी गई आकृति पर विचार करें। हमें इस 4 भुजा वाली आकृति को बनाने के लिए केवल एक और बिंदु की आवश्यकता है। माना कि वो बिंदु डी है जो बिंदु बी और सी से 5 सेंटीमीटर दूरी पर होना चाहिए। इस तरह का बिंदु कैसे ज्ञात किया जा सकता है? क्या घर समस्या में प्रयुक्त किसी भी विधि का प्रयोग यहां किया जा सकता है? सारांश। वृत्त के सभी बिंदु केंद्र से समान दूरी पर होते हैं। ये दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त और उसके भागों की रचना के लिए प्रकार का प्रयोग किया जा सकता है। एक दी हुई आकृति की रचना की योजना बनाने के लिए पहले रफ आकृति बनाना सहायक हो सकता है।
एक आयत की रचना की जा सकती है यदि उसकी भुजाओं अथवा एक भुजा और विकर्ण की लंबाई दी हो। अध्याय 8 यहां समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की ध्वनि पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश। वाचन स्वर गौरव मारवाहा, ध्वनियांकन वीरेंद्र रावत, निर्माण सहयोग अमरजीत सरकार, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।